और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। सिद्धारमैया आज कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं डीके शिव कुमार आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ में कुछ अन्य विधायक भी मंत्री के तौर पर आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि क्रांति रवा स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण समारोह ये रखा गया है। दोपहर करीब 12:30 बजे का वक्त होगा जब ये शपथ ली जाएगी। तो काफी चर्चा और काफी मंथन के बाद में ये ऐलान किया गया था कि कर्नाटक के पद पर मुख्यमंत्री का पद किसे दिया जाए और उप मुख्यमंत्री किसे दिया जाए, जिसको लेकर डीके शिव कुमार लगातार कहीं ना कहीं नाराज रहे। हालांकि अंत में उन्हें मना लिया गया। कुछ शर्तें जरूर इस दौरान रखी गई हैं, हालांकि उन शर्तों का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि कुछ शर्तों के बाद ही डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए हामी भरी है। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद सिद्धारमैया को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कांतिरवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे होगा और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में डीके शिव कुमार भी मौजूद रहेंगे और वो भी शपथ लेंगे। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई समान विचारधारा वाले दल के नेताओं को आमंत्रित भी किया और ऐसा भी माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी से मुकाबले के लिए एकता के प्रयासों के बीच शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का रूप ले सकता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में अभी जोश है, उत्साह है, 2024 को लेकर उम्मीदें हैं। ऐसा लग रहा है 24 में विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। तो इन्हीं उम्मीदों को हकीकत मान कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण गया। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो निमंत्रण की लिस्ट से गायब हैं। उनमें मायावती, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, पिनाराई विजयन, जगनमोहन रेड्डी। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जब जेडीएस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई तो शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर विपक्षी एकता की तस्वीर दिखी, लेकिन उसके बाद 2019 से लेकर अब तक विपक्षी एकता एकांतवास में ही चिंतन करती रही। अब फिर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी जीत के बाद सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्षी एकता की चमकती तस्वीर दिखाना चाहती है। अब इस कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस के इस प्लान को बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया। तो क्या माना जाए, विपक्षी एकता की तस्वीर अभी अधूरी है। महत्वपूर्ण है उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनका तो हमको पहले से न संपर्क था। उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे, वही हम चाह रहे हैं। वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को अगली बैठक एक बार जब वहाँ पर हो गया तो उसी के बाद इसी का असर है तो बाकी सब के लोग, विरोधी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो देश के हित में होगा। तो उसके लिए तो प्रयास चल ही रहा है, तो कल तो जाएंगे। कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। नीतीश खुश है, शायद लग रहा होगा मेहनत रंग लाई, लेकिन केसीआर का अंदाज जुदा है। पिछली बार मायावती दिखी थी, अब की बार मायावती निमंत्रण लिस्ट से नदारद है। एक तरफ कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन क्या मायावती, केजरीवाल, ममता बनर्जी के बिना विपक्ष की एकजुटता दिखाई देगी? और क्या माना जाए कि विपक्षी एकता अभी 50-50 रेशियो के भंवर में दिख रही है, जिसके चारों तरफ कद्दावर नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा घूम रही है।
देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने में कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में शाम 3 बजे स्मृति भवन में हो रही कथा में भी वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन वो नवीन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। साथ ही 3 बजे स्मृति भवन में हो रही कथा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां सुबह 11:30 बजे बड़हलगंज इलाके के टांडा गांव अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां पे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का देर शाम निधन हो गया था, जिसके बाद में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। तो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह करीब 11:05 पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आएंगे। दोपहर 11:05 पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद 12 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अहम बैठक करते हुए डिप्टी सीएम नजर आएंगे। दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अब अध्यादेश इस वक्त जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अध्यादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें केंद्र ने एलजी को उसके अधिकार वापस दे दिए हैं। दिल्ली के एलजी को अब अधिकार जो है वो पूरे मिल गए हैं वापस। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी इस वक्त बनाई गई है। तो यह अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के जरिए सीधे तौर पर जो एलजी के पास जो अधिकार थे वो अब वापस दे दिए गए हैं। हालांकि एक अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से जो आदेश जारी किया गया था वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना केंद्र कर रहा है। तो केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी और ये कैसे काम करेगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी एनसीसीएसए, इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। ये अथॉरिटी ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मैटर्स में फैसले लेगी और एलजी को सिफारिशें भेजेगी। उपराज्यपाल इन सिफारिशों के आधार पर ऑर्डर पास करेंगे। अगर एलजी इनसे सहमत नहीं होंगे तो वो इसे वापस भी लौटा सकते हैं। मतभेद होने की स्थिति में एलजी का फैसला फाइनल होगा। यह अध्यादेश इस वक्त जारी किया गया है और इसके लिए एनसीसीएसए का गठन किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यह अध्यादेश पूरा जारी किया गया है एनसीसीएसए को लेकर के। और अध्यादेश क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कौन अध्यादेश को जारी करता है, ये तमाम चीजें भी आपको बताते हैं। तो अध्यादेश कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक कानून ही आप इसे मानिए। सामान्य भाषा में समझे तो अध्यादेश एक कानून है जो तब बनाया जाता है जब संसद कार्य नहीं कर रहा हो।
अध्यादेश की शक्तियां कानून की तरह होती हैं, लेकिन अध्यादेश प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं और अध्यादेश की अवधि केवल 6 हफ्ते की होती है। सरकार के कहने पर राष्ट्रपति की ओर से अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। अध्यादेश जिस भी विधेयक पर अध्यादेश लाया गया हो उसे संसद के अगले सत्र में पारित करवाना भी महत्वपूर्ण होता है। पारित नहीं होने पर राष्ट्रपति को इसे दोबारा जारी करने का भी अधिकार है। तो अध्यादेश क्या होता है, कौन इसे जारी करता है, वो हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही अब अध्यादेश जारी कर दिया गया है जिसका समय जो है वो कुछ हफ्ते ही होगा और जैसे ही संसद का सत्र चलेगा तो सबसे पहले इसे पास कराना संसद से जरूरी होगा। वहीं अध्यादेश को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है और उसकी वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। केंद्र दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जो कंफ्यूजन था और पिछले 4-5 दिन में केजरीवाल सरकार ने जो माहौल बनाया था अफसरों को धमकी देने का, ताले तोड़ने का, अपनी खुद की भ्रष्टाचार की फाइलों को चुराने का, नष्ट करने का, उसके बाद इस प्रकार का एक निर्णय बहुत आवश्यक था। दिल्ली की जनता इस प्रकार के निर्णय का इंतजार कर रही थी और मैं इस वक्त आज प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो था उसको इस नए ऑर्डिनेंस के द्वारा दूर किया गया है। जिन भी लोगों को दिल्ली की जनता की सेवा करनी है वो इस नए कानून का स्वागत करेंगे और जिनको लूटना था, अफसरों को धमकाना था, भय का वातावरण पैदा करना था अधिकारियों के बीच में, वो इसका विरोध करेंगे। देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में घटने वाली हर घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर असर डालती है और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत। फैसला लिया गया जिसने सभी को चौंका दिया। 2000 रुपए का नोट वापस लेने का यह फैसला आरबीआई की तरफ से कल सुनाया गया और बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल अभी वैध रहेंगे। 2000 रुपए के नए नोट लेकिन नहीं छपेंगे। 4 महीने बाद 2000 के जो नोट हैं वो भी बंद हो जाएंगे। 4 महीने का वक्त है आपके पास में। 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बैंक में जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं, यानी कि एक बार में 10 नोट ही आप 2000 के चेंज करा सकते हैं और इस दौरान नोट बदलने का कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। तो 2000 का नोट बंद करने का ये फैसला आरबीआई की तरफ से कल देर शाम लिया गया है और इसमें
कहीं ना कहीं हालांकि फिलहाल 3 महीने का वक्त जरूर दिया गया है कि अगर आपके पास में 2000 का नोट है तो आप 3 महीने में यानी कि 30 सितंबर तक इन नोट को बदलवा सकते हैं। हालांकि इसके भी एक लिमिट रखी गई है कि आप एक बार में 10 नोट ही बैंक से बदलवा सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि उससे ज्यादा अगर आपके पास में पैसे हैं, ज्यादा नोट हैं 2000 के, तो आप उन्हें बैंक में जमा भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। मार्केट में 2000 के नोट कितने हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आरबीआई ने दरअसल आपको बता दें कि 2000 के सिर्फ 370 करोड़ रुपए के ही छापे हैं। 2016 में 2000 का नोट चलन में आया था। 2018 में 2000 के 336.2 करोड़ नोट चलन में थे। 2019 में यह आंकड़ा घटा 330.1 करोड़ नोट रह गए। 2020 में यह आंकड़ा और घटा, जिसमें 273.3 करोड़ नोट रह गए मार्केट में। 2021 की अगर बात करें तो आंकड़ा और घटते घटते 249.9 करोड़ हो गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 2000 के करीब 200 करोड़ के नोट चलन में होने की संभावना है और साल दर साल नोटों की संख्या में गिरावट होती रही है। फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2016 से लेकर 2023 तक अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। 8 नवंबर 2016 का वो दिन था जब नोटबंदी का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री की तरफ से 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर कर दिए गए। 500 1000 रुपए की जगह नया 500 का नोट और 2000 का नोट मार्केट में आया। 2017-18 में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे। 17-18 में बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। पिछले 2 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया है। 19 मई 2023 को 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया कि 30 सितंबर 2023 से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। अब वही नोट को छापने में कितना खर्च होता है वो आपको बता रहे। 2017-18 में 2000 रुपए का नोट छापने के लिए 4 रुपए 18 पैसे खर्च होते थे। 2018-19 में इसकी कॉस्ट घटी और 3 रुपए 53 पैसे हो गई। 2019-2020 के बाद 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा गया। 500 रुपए के नोट के अगर छापने का खर्चा देखें तो 2 रुपए 90 पैसे खर्च आता है। 200 रुपए का नोट छापने में 2 रुपए 37 पैसे का खर्च होता है। 100 रुपए का एक नोट छापने के लिए 1 रुपए 77 पैसे खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। वहीं 50 रुपए का नोट छापने के लिए 1 रुपए 13 पैसे खर्च करती है सरकार। 20 रुपए के एक नोट की छपाई में 95 पैसे का खर्च आता है और 10 रुपए का एक नोट छापने में 96 पैसे खर्च होते हैं। तो देखिए अब ये कुल मिलाकर काफी नुकसान तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला फिलहाल लिया गया। आरबीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2000 का नोट अब चलन में नहीं होगा। हालांकि अगर आपके पास में कोई नोट है तो आप उसे अभी बदलवा सकते हैं, साथ ही वो मार्केट में भी अभी वैध है, लेकिन 30 सितंबर तक का समय जनता को दिया गया है 2000 नोट के बदली के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सिस्टम से वापस लेने का फैसला तो किया है, लेकिन 2000 रुपए की नोट की अपनी ही एक अलग पीड़ा है। वो पीड़ा क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं 2000 रुपए का नोट हूं, मेरा रंग गुलाबी है। आरबीआई मुझे 2016 में नोटबंदी के बाद लेकर आई थी। मकसद था मुझे लोगों तक जल्दी पहुंचाना, क्योंकि मेरे छोटे भाई 1000 और 500 रुपए वाले नोट लीगल नहीं रह गए थे। मुझे उनकी जरूरतों को पूरा करना था। मुझे उम्मीदों से उतारा गया था। मैं जनमानस के बीच पहुंचा तो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना। मैं भी लोगों के रिश्तों में उड़ता रहा, व्यापार में बहता रहा। मैं रोज की कमी को पूरा करता रहा। मैं इच्छाओं की नमी को भरता रहा। लोगों के आर्थिक लेन देन में क्रांति सी आ गई। मेरे चलते चीजों को खरीदना बेचना आसान हो गया। यूं तो मैं एक निर्जीव वस्तु हूँ, पर हकीकत ये है कि मुझ में लोगों के प्राण बसते हैं। मैं जिसके पास रहता हूँ लोगों की मूंछें ताव मारने लगती हैं। कुछ मामलों में बदनामी भी मेरे सर लगी। अचानक गायब होने और नकली होने की बदनामी भी मेरे सर लगी। मैं बदनाम हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन मैं शिकायतों के बादल बन घुमड़ता रहा। इसी बीच मुझे लाने वाले ही मुझे धीरे धीरे समेटने में लग गए। मैं जब महज 8 साल का हुआ तो मुझे भी मेरे छोटे भाइयों की तरह लीगल नहीं रहने का फरमान सुना दिया गया।
मेरी पीड़ा ये है कि आखिर मुझे सेवा का इतना कम मौका क्यों मिला? अगर मुझे हटाना ही था तो लाया क्यों गया? जाने का दुख और शिकायत तो बहुत है। वैसे मैं सितंबर 2023 तक लोगों की जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं भी अतीत बन जाऊंगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ओ मानव, तेरी इच्छाएं तुझ पे ही भारी हैं। वक्त को तुझसे मुझसे शिकायतें बहुत सारी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं और इसी क्रम में नोएडा प्राधिकरण के डंपिंग ग्राउंड में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने की दूसरी घटना सेक्टर 32 से सिटी सेंटर के पास हुई, जहां अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई। दोनों ही घटना में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। पीलीभीत में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने रैली निकाली और नारे लगाए। तो वहीं कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 14 लाख कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल करें। वहीं नई पेंशन नीति में ना तो कर्मचारी का और ना ही सरकार का हित है। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर प्रधानों ने महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल राही प्रधान संघ अध्यक्ष बाबू दिलीप कुमार पाल की अध्यक्षता में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने राही विकास खंड में तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे के खिलाफ एकजुट होकर डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे के मनमाने कामों से नाराज ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ग्राम प्रधानों ने महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे पर आरोप लगाया कि महिला ग्राम विकास अधिकारी कभी भी अपने कामों को लेकर सजग नहीं रहती। उनके द्वारा ग्राम प्रधानों को लगातार शोषण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में मलावन एवं सकीट थाना पुलिस ने गौकशी करने वाले गौ तस्करों का एनकाउंटर किया। पुलिस मुठभेड़ में सलमान नाम के गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे गौ तस्कर नजीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गौकशी की घटना को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपी थाना सकीट इलाके में रैकी करने आए थे। इसी बीच रास्ते में पुलिस द्वारा घेराबंदी करके चेकिंग के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। बचाव में पुलिस की फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लगी और एक पुलिसकर्मी राहुल कुंतल के पैर में भी गोली लगी। पुलिस ने बताया कि दोनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गौ तस्करों ने पूर्व में एटा में की गई गौ तस्करी को भी स्वीकार किया है। और अगली खबर है कुशीनगर से, जहां पर पडरौना रेंज के खिरकिया गांव में अवैध रूप से लकड़ी का कटान जोरों पर है। बताया जा रहा है कि बिना परमिट के अवैध कटान तेजी से चल रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि कई वन विभाग को कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी लगातार मौन कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है, उसके बावजूद भी लकड़ी का जो कटान है वो जोरों शोरों से चल रहा है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर सभासद प्रत्याशी ने चुनाव हारने के बाद मोहल्ले की लाइट काट दी। मोहल्ले के लोगों ने एकत्रित होकर हारे सभासद प्रत्याशी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। बताया जा रहा है कि सभासद प्रत्याशी के घर सामने लाइट का पोल लगा हुआ है। औरैया में चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। वहीं कार सवारों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। बिधुरा कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है, जहां पर चलती कार अचानक से आग का गोला लग गई। हालांकि इस बीच कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हालांकि टीम वहां पर तुरंत पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है।